गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है अपवाह तंत्र। अर्थात अपवाह तंत्र से तात्पर्य अपन ये कहेंगे कि भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी तंत्र है, जो नदियां हैं, उन नदियों के संदर्भ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी नदियों का जो अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र के संदर्भ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें अपवाह शब्द की, तो ये एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अर्थात जो ये अपवाह शब्द है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अर्थात ये जो अपवाह शब्द है, ये अपवाह शब्द किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदी है, उस नदी की व्याख्या करता है। अर्थात उस नदी तंत्र के संदर्भ में ये हमें बताता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसको अपवाह शब्द को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, अर्थात एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं? अपवाह द्रोणी के रूप में। अर्थात ये कह सकते हैं, अपवाह जो शब्द है एक व्यापक शब्द है। नदी की यहाँ पे नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उसकी एक व्याख्या करने के लिए इस शब्द को क्या किया गया है? प्रयोग में लिया गया है, काम में लिया गया है। अब देखो यहाँ पे हम अपवाह द्रोणी को परिभाषित करते हैं कि अपवाह द्रोणी कहते किसे हैं। अर्थात एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी। अर्थात एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे क्या कहा जाएगा? अपवाह द्रोणी या अपवाह नदी। यहाँ द्रोणी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? द्रोणी जो शब्द है वो यहाँ पे नदी के लिए क्या किया गया है? प्रयुक्त किया गया है। तो देखो अपवाह तंत्र के संदर्भ में अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की यहाँ पे क्या करता है? व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे अपवाह द्रोणी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके बाद में आता है जल विभाजक। इसके बाद में क्या आता है? जल विभाजक। अब जल विभाजक क्या है? जल विभाजक। अब देखो नाम से स्पष्ट है, जल का यहाँ पे क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। और जल विभाजक का पता हमें कब चलता है, कैसे चलता है? जब कोई उच्च भूभाग है या कोई पर्वतीय इलाका है और उस क्षेत्र में क्या हो रही है? नदी प्रवाहित हो रही है, तो उस उच्च भूभाग के द्वारा या उस पर्वतीय क्षेत्र के द्वारा नदी को क्या कर दिया जाएगा? दो भागों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये माने ये कोई भूभाग है और इस भूभाग के बीच में ये क्या आ गई? कोई उच्च भूमि आ गई। ये मान सकते हैं, इसको अपन ये कह सकते हैं
कि ये जो है उच्च भूमि है, ठीक है। अब इस तरफ से, यानी ये मान के चलो ये कोई भूभाग है, ये संपूर्ण भूभाग है, और इस संपूर्ण भूभाग के बीच में क्या है, कोई उच्च भूमि है या कोई पर्वत है, और इधर से क्या हो रही है, कोई नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो वो नदी इस उच्च भूमि से, उच्च भूभाग से, इस पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से दो भागों में बट जाएगी। तो ये जो बीच वाला भाग होगा उसे आप क्या बोल सकते हैं, जल विभाजक रेखा। इसको आप क्या बोल सकते हैं, जल विभाजक रेखा। अर्थात जल को इस उच्च भूमि के द्वारा, पर्वतीय क्षेत्र के द्वारा जल को क्या कर दिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इसे जल विभाजक के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो अपन 2-3 क्वेश्चन है, विश्व के संदर्भ में भी है और भारत के संदर्भ में भी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अपवाह की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी है, अमेजन नदी, जो विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी विश्व में कहाँ पे प्रवाहित होती है, अपन कहेंगे दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अपवाह की दृष्टि से, अपवाह का मतलब होता है बहाव क्षेत्र, अपवाह का अर्थ क्या होता है, बहाव क्षेत्र, यानी कितने क्षेत्र से होकर वो नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो उस बहाव क्षेत्र या अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और ये नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। दूसरी नदी की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो अपवाह की दृष्टि से थी, और यहाँ पे सीधा अपवाह काम में नहीं लिया जा रहा, अपितु सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो नदी है नील नदी। और नील नदी जो है वो किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए भारत के संदर्भ में कि भारत की अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, या अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि गंगा नदी अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है, नदी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। देखो लिख लो, पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने लायक है, विश्व की अपवाह की दृष्टि से, विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहां देखो अंतर यही है, यहाँ पे अपवाह शब्द काम में लिया गया है और यहाँ पे अपवाह शब्द काम में ना लेकर सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, नील नदी। सबसे लंबी नदी ये कह सकते हैं वो है नील नदी, और ये अफ्रीका महाद्वीप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा, भारत में गंगा नदी
अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और भारत में गंगा नदी अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है, नदी है। तो ये क्वेश्चन अपवाह की दृष्टि से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो सर पे सामान्य सी जानकारी। अब यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र को। यहाँ पे देखना किसको पढ़ेंगे, भारत में अपवाह तंत्र, यानी भारत के अपवाह तंत्र को हम इसमें पढ़ेंगे। और उसकी अगर हम बात करें तो भारत में जो अपवाह तंत्र है, भारत में अपवाह तंत्र को अगर देखें तो भारत में अपवाह तंत्र के आधार पे भारतीय जो नदियां हैं, भारत की जो नदियां हैं, उन भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। एक तो है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। देखो, अपवाह की दृष्टि से भारत में अपवाह की दृष्टि से नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या मुख्य अंतर है, क्या यानी इनमें डिफरेंस है, उसकी यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालय भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों की यहाँ पे हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहली विशेषता अपन देखें हिमालय की नदियों की, केवल अपन पहले कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, हिमालय की नदी पढ़ रहे हैं। तो इसकी बात करें तो ये कहेंगे कि हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर नदियां किस प्रकार की हैं, 12मासी हैं। 12मासी का मतलब क्या हुआ, पूरे वर्ष भर, पूरे 12 महीना ये नदियां क्या होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। इनमें पूरे वर्ष भर क्या रहता है, पानी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इन नदियों में वर्षा के अतिरिक्त हिमालय जो क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र पर जमी हुई जो बर्फ है, वो बर्फ पिघल कर नदियों के रूप में क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो पहली मुख्य विशेषता अपन कहें हिमालय की नदियों की, तो ये कह सकते हैं इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं। कैसी होती हैं, 12मासी होती हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर ये नदियां क्या होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। पूरे वर्ष भर इनमें जल बना रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण है कि वर्षा के अलावा भी, अगर वर्षा नहीं हो तो उसके अलावा भी हिमालय क्षेत्र पे क्या होता है, बर्फ वगैरह जमी रहती है, और वो बर्फ क्या होती है, पिघल कर नदियों के रूप में क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। दूसरी अगर हम बात करें मुख्य नदियां कौन सी हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली, तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख या महत्वपूर्ण नदियों के रूप में जानी जाती हैं, जो पूरे वर्ष भर क्या होती रहती हैं, प्रवाहित। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नहीं 2 हिमालय क्षेत्र की नदियों के क्या कीजिए, नाम लिखिए, तो आप कहेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली
ऐसी नदियां हैं जो पूरे वर्ष भर क्या होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। इसके बाद में बात करें, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का क्या किया है, निर्माण किया है। तीसरी विशेषता कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। और पर्वतों से निकलने के बाद इन नदियों के द्वारा गार्ज या अपन कह सकते हैं घाटी का क्या किया जाता है, निर्माण। अर्थात जब ये नदियां हिमालय के ऊपरी क्षेत्र से होकर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो ऊपरी क्षेत्र से नीचे उतरते समय ये क्या करती हैं, पर्वतों को काटकर गार्ज या घाटी का इनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को क्या करती हैं, तय करती हैं। अर्थात हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और हिमालय क्षेत्र से निकलने के बाद एक लंबा रास्ता तय करके समुद्र, सागर या महासागर में जाकर क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं। तीसरी बात कहें कि ये नदियां जो है अपने मार्ग के ऊपरी भाग, जिस भाग से होकर ये प्रवाहित होती हैं, उनमें भागों के ऊपरी भागों में इन नदियों के द्वारा तीव्र अपरदन किया जाता है। इसके अलावा ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। कि जब देखो, जब ये हिमालय क्षेत्र से क्या होंगी, निकलेंगी, तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर, बालू, रेत ये अपने साथ बहाकर क्या करती हैं, लाती हैं। सिल्ट ये कह सकते हैं सैलिया जो चट्टान होते हैं, उन सैलिया चट्टानों के छोटे जो टुकड़े अपरदन प्रक्रिया के द्वारा घिसकर छोटे टुकड़ों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो सिल्ट और बालू जो रेत है उसका संवहन जो है ये नदियां अपने साथ करती रहती हैं। इसके अलावा अपन कहें कि मध्य और निचले भागों में आकर ऊपर हिमालय पर्वत से निकलकर जब ये नदियां क्या होती हैं, मध्य या उच्च जो भूभाग है या मध्य और निचले जो भूभाग है, मध्य या निचले भूभाग जो है, निचले भूभाग जो है, उन भूभागों में ये क्या करती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं। इसके अलावा अपन कहें गोखुर झील का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, गोखुर झील। अर्थात हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जब मध्य और निचले भूभागों में पहुंचती हैं तो वहां पर ये किसका निर्माण करती हैं, विसर्प। विसर्प का मतलब सर्पिले आकार में क्या होने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। और गोखुर अस्थायी छोटी झीलों का क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। साथ ही बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारा निक्षेपण किया जाता है और नदियों का जो बाढ़ वाला मैदान है, उन बाढ़ वाले मैदानों में इन नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, इन सब का बाढ़ के मैदानों में आकर निक्षेपण किया जाता है। निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव किया जाता है। अर्थात नदी अपने साथ बहा कर लाए गए विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों का जो जमाव है वो बाढ़कृत जो मैदान होते हैं, उन बाढ़कृत मैदानों में इनका क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है। इसके अलावा ये नदियां डेल्टाओं का, समुद्र तटीय जो भाग है वहां पर पहुंचकर इन नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये थे हिमालय क्षेत्र की नदियों की मुख्य विशेषता। एक बार और देख लो कि हिमालय क्षेत्र की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है। पहली विशेषता आप ये बता सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पूरे वर्ष भर क्या होती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। अर्थात इन नदियों को हम किस रूप में जान सकते हैं, 12मासी नदियों के रूप में जान सकते हैं। वर्षा के अलावा भी इन नदियों में हिमालय पर जमी हुई जो बर्फ है वो बर्फ पिघल कर नदियों के रूप में क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। इसके अलावा हिमालय की प्रमुख नदियों में सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये ऐसी नदियां हैं जो पूरे वर्ष पर्यंत क्या होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। नेक्स्ट विशेषता अपन देखें तो इन नदियों के द्वारा
पर्वतीय भागों को काटकर गार्ज या घाटी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो इन नदियों के द्वारा पर्वतों के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन किया जाता है। तेज गति से वहां पे क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन के फलस्वरूप सिल्ट और बालू रेत जो है वो इनके साथ, इन नदियों के साथ क्या होती रहती है, संवहित होती रहती है। इसके अलावा हम बात करें, जब ये नदी मध्य और निचले भागों में उतरती है तो मध्य और निचले भागों में उतरने के बाद इन नदियों के द्वारा विसर्प और जो गोखुर झीलें होती हैं, विसर्प और गोखुर झीलों का यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बाढ़कृत जो मैदान होते हैं, उन बाढ़कृत मैदानों में इन नदियों के द्वारा अपने द्वारा बहाकर लाए गए विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों का जो जमाव है वो जमाव कहाँ किया जाता है, बाढ़कृत मैदानों में किया जाता है। इसके अलावा इन नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं का भी निर्माण किया जाता है। तो अपवाद तंत्र में हमने पहले हिमालय की नदियों के संदर्भ में क्या किया है, पढ़ा है। कल अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भाग की नदियों की बात। धन्यवाद।